मैं खेत पर जा रहा हूँ। फसल देख कर आता हूँ। इस बार मैंने खेत पर कई तरह की सब्जियां लगाई हैं। उम्मीद है कि फसल अच्छी होगी। ठीक है। अगर कुछ सब्जियां तैयार हो गई हो तो उन्हें घर ले आइएगा। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सुरेश घर से बाहर जाने के लिए निकलता है, लेकिन बाहर बहुत ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। सुरेश के पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। धोती कुर्ते में सुरेश ठंड के मारे कपकपाने लगा। वो फौरन झोपड़ी के अंदर आ गया। क्या हुआ? आप गए नहीं? बाहर बहुत ठंड है, बर्फ गिर रही है। इतनी ठंड में मेरे खेत पर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। पैरों में चप्पल नहीं है, जमीन पर पैर नहीं रखे जा रहे। कोई बात नहीं, आप यहाँ चूल्हे के पास बैठ जाइए, इससे आपको ठंड से राहत मिलेगी। सुरेश चूल्हे के पास आकर बैठ जाता है, लेकिन चूल्हा भी कब तक जलता। माला चूल्हे पर पानी गर्म कर रही थी। पानी गर्म हो जाने के बाद उसने चूल्हा ठंडा कर दिया। चूल्हे की गर्म राख के पास बैठकर भी सुरेश को आराम मिल रहा था। तभी 5 साल का दीपू नींद से जाग जाता है। माँ। उठ गया बेटे? चल, मैंने नहाने के लिए पानी गर्म कर दिया है, जल्दी से नहा ले। दीपू जल्दी से नहा लेता है। नहाने के बाद माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। माला दीपू को कुछ भुने हुए चने देती है। नहीं माँ, मैं ये चने नहीं खाऊंगा। कल भी यही खाया था। ठंड के मौसम में मेरे दोस्तों के घर गरम गरम आलू के पराठे, मेथी के पराठे और न जाने क्या क्या बनता है और उन्हें खाने को मिलता है। तुम तो ऐसा कुछ भी नहीं बनाती हो। मुझे भी गरम गरम पराठे खाने हैं। दीपू बेटा, बाहर बर्फ पड़ रही है। थोड़ी देर में मौसम सुधर जाएगा तो मैं खेत पर जाऊंगा और कुछ सब्जियां तोड़ कर लाऊंगा है। तब तुम्हारी माँ तुम्हें पराठे बनाकर खिला देगी बेटा। ठीक है बाबा। सुरेश कुछ देर इंतजार करता है। दिन चढ़ने के बाद बर्फबारी रुक जाती है और हल्की धूप निकल आती है। सुरेश अब अपने खेत पर जाता है, लेकिन वहां जाकर सुरेश हक्का बक्का रह जाता है। उसकी सारी सब्जियां बर्फ से ढकी हुई थी। सुरेश जल्दी जल्दी सब्जियों से बर्फ हटाता है, लेकिन सारी सब्जियां गल चुकी थी। ये देखकर सुरेश बहुत दुखी हो जाता है। भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या बेचूंगा और क्या घर लेकर जाऊंगा? थोड़ी देर तक रोने के बाद सुरेश घर आता है। उसकी रोनी सूरत देखकर माला पूछती है, अजी क्या हुआ? आपकी आंखें क्यों लाल हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है माला, हम बर्बाद हो गए। लेकिन हुआ क्या है? सारी सब्जियां बर्फबारी के कारण गल गईं। सारी सब्जियां बेकार हो गई। अब मैं बाजार में क्या बेचूंगा? इस बार मैंने खेत में कई तरह की सब्जियां लगाई थी। सोचा था कि मेरी टोकरी में कई तरह की सब्जियां होंगी तो लोग खरीदने आएंगे, लेकिन सब चौपट हो गया। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, भगवान सब ठीक करेंगे। सुरेश और माला परेशान थे, लेकिन नन्हा दीपू तो इंतजार कर रहा था कि आज उसे भरवा पराठे खाने को मिलेंगे। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा था और कह रहा था, आज मेरे घर भी पराठा बनेगा। माँ ने कहा है कि वो मुझे भरवा पराठे बनाकर खिलाएगी। मेरे बाबा सब्जियां लाने गए हैं। तभी दीपू का दोस्त कहता है, मेरी माँ तो आज पनीर के पराठे बनाएगी। बाबा आज पनीर लाए हैं। पनीर के पराठे? दीपू उसी समय घर आता है और माला से कहता है, माँ, आज मुझे पनीर के पराठे खाने हैं। पनीर के पराठे बनाओ ना। दीपू बेटा, आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तेरे लिए पनीर के पराठे दूसरे दिन बना दूंगी। हाँ? नहीं माँ, तुम रोज यही बोलती हो और फिर कभी पराठे नहीं बनाती। दीपू रोने लगता है। तभी सुरेश उससे कहता है, रो मत दीपू बेटा, मैं तेरे लिए बाहर से कुछ लेकर आता हूँ। सुरेश घर के बाहर जाता है और कुछ तलाश करने लगता है। तभी उसका दोस्त आनंद उसे दिखाई देता है। अरे सुरेश, आज तू सब्जियां बेचने नहीं आया? तुझे ही ज्यादा ठंड लग रही है क्या? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मेरी सारी सब्जियां बर्फबारी में खराब हो गई। मेरे पास बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। यहाँ तक कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। दीपू पराठे खाने की जिद कर रहा है। ऐसी बात है तो मेरे पास ये 2 बैंगन बचे हुए हैं, ये तू ले जा। पराठे ना सही, सब्जी रोटी बना लेना और दीपू को खिला देना। आनंद अपनी टोकरी से 2 बैंगन निकाल कर सुरेश को दे देता है। सुरेश बैंगन लेकर घर आता है और माला को दे देता है। इस बैंगन से भरवा पराठे बना देती हूँ, घर में थोड़ा सा आटा रखा है। बैंगन के पराठे? दीपू बेटा, हमारे पास अभी यही 2 बैंगन हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं बैंगन के पराठे बना देती हूँ, तू खाकर तो देख फिर कहना। माला उन 2 बैंगनों से पराठे बनाती है। हालांकि माला ने भी बैंगन के पराठे पहली बार बनाए थे। उसने पराठे बनाकर जब दीपू को खाने के लिए दिए। माँ, ये पराठे तो बहुत अच्छे हैं। ठंड के मौसम में गरम गरम बैंगन के पराठे बहुत अच्छे लग रहे हैं। दीपू ने बैंगन के 2 पराठे खा लिए। आटा सिर्फ इतना ही था कि बैंगन के सिर्फ 4 पराठे बन पाए थे, जिसमें से 2 पराठे दीपू ने खा लिए थे। माला ने एक बैंगन का पराठा सुरेश को दिया और एक पराठा खुद ले लिया।
दोनों खाना शुरू करने ही वाले थे कि किसी ने कुंडी खटखटाई। इस समय कौन होगा? मैं देखता हूँ। सुरेश दरवाजा खोलता है तो बाहर एक साधु बाबा खड़े थे। बेटा, बाहर बहुत ठंड है, क्या मुझे थोड़ी देर अपने घर में रहने दोगे? सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ बाबा, आइए ना। बाबा घर के अंदर आ जाते हैं। बाबा, ये लीजिए, बैंगन का पराठा खा लीजिए। तुम्हारा कल्याण हो बेटी। बाबा बैंगन का पराठा खा लेते हैं। बैंगन के पराठे बहुत स्वादिष्ट बने हैं, एकदम करारे हैं। सुरेश अपना पराठा भी बाबा को दे देता है। बाबा, आप ये पराठा भी लीजिए। बाबा बैंगन का दूसरा पराठा भी खा लेते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी तृप्ति थी। शायद उन्हें बहुत भूख लगी थी। उस दिन भी माला और सुरेश को भूखा रहना पड़ता है, लेकिन घर आए अतिथि को संतुष्ट देखकर वो दोनों बहुत खुश थे। बाबा, मैं आपका बिस्तर लगा देता हूँ, आप आराम कर लीजिए। सुरेश बाबा के लिए बिस्तर लगा देता है और सभी लोग सो जाते हैं। दूसरे दिन, अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। बाबा, हमें माफ कर दीजिए, आज आपको खिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। बेटी, माफी किस बात की? मैं तो तुम लोगों का आभारी हूँ। कल तुम दोनों ने खुद भोजन ना करके मुझे अपना भोजन करा दिया। तुम्हारे हाथ के बने बैंगन के पराठे मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम दोनों सदा सुखी रहोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। आज से तुम्हारा भंडार हमेशा भरा रहेगा। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। माला, मैं खेत पर जाता हूँ, खेत साफ करके फिर से फसल लगानी होगी। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा और फसल भी जल्दी तैयार होगी। माँ, बाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है दीपू बेटा, तू भी चल। पूरा परिवार खेत की तरफ चल देता है। तीनों खेत पहुंचकर देखते हैं कि उनके खेत में बैंगन ही बैंगन फले हुए थे। कल तक तो यहाँ सारी फसल खराब हो चुकी थी, फिर आज यहाँ ताजे ताजे बैगन कहाँ से आ गए? कहीं ये चमत्कार उस बाबा के आशीर्वाद के कारण तो नहीं हुआ? तुम ठीक कह रही हो माला, ये सब उन बाबा के आशीर्वाद का फल है। अब मैं रोज बैंगन के पराठे खाऊंगा। माँ, तुम आज भी बैंगन के पराठे बनाओगी ना? हाँ दीपू बेटा। सुरेश और माला सारे बैंगन तोड़ लेते हैं। तभी एक चमत्कार और हुआ। वे दोनों जितने बैंगन तोड़ते, पौधों में उतने बैंगन फिर से उगाते। माला, ये तो कभी ना खत्म होने वाले बैंगन हैं। कुछ बैंगन तू साड़ी के आंचल में रखकर घर ले जाए। आज भी बैंगन के पराठे बना लेना, बाकी बैंगन मैं बाजार में बेच कर आता हूँ। ठीक है। माला कुछ बैंगन लेकर दीपू के साथ घर आ जाती है। बाकी बैंगनों को टोकरी में लेकर सुरेश बाजार जाता है और उन्हें बेच देता है। घर आते समय वो आटा खरीद लेता है। उस दिन माला ढेर सारे बैंगन के पराठे बनाती है और तीनों भरपेट बैंगन के पराठे खाते हैं। बैंगन के पराठे की खुशबू से पड़ोसी भी सुरेश के घर खींचे चले आते हैं। अरे भाभी जी, क्या बन रहा है? बाहर तक खुशबू आ रही है। भाई साहब, बैंगन के पराठे खा रही हूँ, आप भी खा लो। आनंद एक बैंगन का पराठा खाता है। भाभी जी, मैंने बैंगन के पराठे पहली बार खाए। सच मानो, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। आप बैंगन के पराठों की ठेली क्यों नहीं लगा लेती? आनंद ठीक कह रहा है। माला और सुरेश के खेत में अब इतने बैंगन होते थे कि बेचने के बाद भी बच जाते थे। माला ने उन बैंगनों के पराठे बनाकर बेचना शुरू कर दिया। गांव में उनके बैंगन के पराठे सबने बहुत पसंद किए। लोगों ने हाथों हाथ बैंगन का पराठा खरीदना शुरू कर दिया। इस तरह माला और सुरेश की गरीबी दूर हो गई थी।